गुड मॉर्निंग। प्रेमचंद जी की लिखी दो बैलों की कथा हमने पढ़ लिया है, प्रश्नोत्तर पर भी बात हो गई है। तो अब हम अगले पाठ की ओर चलते हैं गद्य खंड के। यह है पंडित राहुल सांकृत्यायन जी की लिखी हुई ल्हासा की ओर। सबसे पहले हम राहुल सांकृत्यायन जी की बात करेंगे। यह एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक थे, पूरी दुनिया में घूमते थे। जहाँ भी इनको मिल जाए मौका वहाँ यह घूमने निकल जाते थे। और घूमने जाते थे तो कोई बहुत लग्जरी के साथ नहीं जाते थे, कोई बहुत सुख सुविधा के साथ नहीं जाते थे, बस चल देते थे। जहाँ गए वहीं कुछ काम कर लिया, किसी के यहाँ रुक गए उसके लिए कुछ कर दिया, कुछ मेहनत वाला काम किया, कहीं अनुवाद करने लगे और उसी तरह से वह आगे बढ़ते जाते थे। तो जैसे भी हो सकता था बस घूमते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कई जगह इनका परिवार भी बस गया, इन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ की। जहाँ गए वहाँ इनकी कई जगहों पर शादियाँ हुई, ऐसा कहा जाता है। कोई उसका प्रमाण मुझे नहीं मिला है, लेकिन सुनने में आता है। इनकी जो खूबियाँ थी, एक तो यह घुमक्कड़ थे, यह अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि एक यात्रा हमें कई किताबों के बराबर ज्ञान दे सकती है। तो यात्रा अपने आप में बहुत बड़ा गुरु है। यात्रा हम जब करते हैं, घूमते हैं अपने भरोसे, ये नहीं कि पापा के साथ कहीं घूमने चले गए, वो भी देता है ज्ञान, लेकिन जब आप स्वयं घूमने लगते हैं, बड़े होते हैं तो वह आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सारे जीवन के संघर्षों से परिचित कराता है जब आप स्वच्छंद होकर घूमते हैं। तो इनका जीवन लगभग वैसे ही बीता। इन्होंने खूब घुमक्कड़ी की। इनकी एक किताब है घुमक्कड़ शास्त्र। मेरे पास तो इनकी बहुत सारी किताबें हैं, मैंने काफ़ी किताबें इनकी पढ़ी हैं। इसमें जितना नाम दिया होगा लगभग मैंने पढ़ा हुआ है। तो उस घुमक्कड़ शास्त्र का ही एक अंश है जिसमें उनके तिब्बत यात्रा की बात कही गई है। तिब्बत यात्रा में उन्होंने कैसे यात्रा की, किस तरह के कष्टों से इनका सामना हुआ, क्या वहाँ का माहौल था। तो ये यात्रा करते थे तो सिर्फ वहाँ की अच्छी चीज़ें देखने नहीं जाते थे, ये पूरे रास्ते का भी इस तरह से वर्णन करते हैं जैसे आपको, एक तो आपके सामने सजीव हो उठेगा, दूसरा आपको छोटी छोटी बातें भी पता चल जाएंगी उस जगह की, उस क्षेत्र की, उस रास्ते की। तो सबसे पहले इनके जीवन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ। इनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ के एक गांव में इनका जन्म हुआ। इनका पैतृक गांव जो था उसका नाम कनैला था, मूल नाम केदार पांडे था। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और ये राहुल सांकृत्यायन कहलाए। इनकी शिक्षा काशी यानी कि बनारस, वाराणसी, आगरा और लाहौर में हुई। तब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, तो लाहौर एक प्रमुख शहर था, काफ़ी लोग वहाँ पढ़ने जाते थे, पढ़ने वगैरह का एक अच्छा जगह था वो। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। मतलब लगभग 37 साल की उम्र में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली एक भाषा है जो बौद्ध धर्म में उपयोग होता है, उन्हीं के द्वारा ये बनाई गई भाषा है। प्राकृत जो पुरानी भाषा थी वह अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था इसी कारण से, क्योंकि उनको इतनी भाषाएं आती थी कि इनको महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा में जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उन्होंने कई रूसी भाषा की पुस्तकों का, वोल्गा से गंगा, उसके बाद श्रीलंका वाले की कुछ किताबों का किया है, तिब्बती बौद्ध की धर्म की जो किताबें हैं उनका किया है, फिलॉसफी की किताब, मेरी जीवन यात्रा उनका 6 भागों में है, यह मेरे पास नहीं है। दर्शन दिग्दर्शन है मेरे पास, 22वीं सदी भी शायद है ही है। वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र,
और भी बहुत सारी किताबें हैं इनकी, अच्छी अच्छी, साम्यवाद ही क्यों, बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास काफ़ी हैं। तो इन्होंने ये किताबें लिखी, उनकी प्रमुख कृतियाँ ये हैं। साहित्य के अलावा दर्शन यानी फिलॉसफी, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। लगभग 150 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। लुप्त प्राय का मतलब जो गायब होने की कगार पर है, जो खत्म होने की कगार पर है। लुप्त मतलब खत्म होना, गायब होना। उन सामग्रियों का उद्धार किया का मतलब है कि उन्होंने उसको जीवित किया, उसको फिर से या तो उसका अनुवाद किया या उनको संरक्षित किया। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। इन्होंने जो यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे हैं, क्योंकि ये घुमक्कड़ थे, इनकी जो आत्मा थी वह ही घुमक्कड़ थी, तो सबसे अच्छा इन्होंने उसमें लिखा है। लिखा सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन उसमें इनका जोड़ा नहीं है। घुमक्कड़ ऐसा कोई आपको दूसरा दिखाई देगा नहीं जिन्होंने इतना लिखा हो घुमक्कड़। अगर आप घुमक्कड़ शास्त्र ठीक से पढ़ लेंगे मन से, तो हो सकता है कि झोला उठा के चल ही रहे। आपका मन करेगा कि मतलब ये सब बेकार है, चलो घूमते ही है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। जीवन में आप जितनी चीज़ों को घूमते हुए समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कभी एक जगह रहकर एक काम करते हुए नहीं देख सुन सकते हैं, तो यह अद्भुत होता है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये है, एक बात है इसमें। मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही, अब इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र का शास्त्र रचा, जिसको घुमक्कड़ शास्त्र नाम दिया गया। इसमें उन्होंने यात्रा के लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। जैसे हम यहाँ से चलते हैं कि हम आगरा जा रहे हैं, तो आगरा में है ताजमहल देखना है। हम यहाँ से ट्रेन पकड़ के आगरा गए, ताजमहल देखा, घर आ गए वापस। वहाँ फोटो वोटो खिंचवाया ऐसे ताजमहल को ऐसे पकड़ के, तो ये सब किया, आ गया। कुतुब मीनार गए, कुतुब मीनार की भी चोटी पकड़ ली, फोटो खिंचवा लिया, आ गया। तो यह सही घुमक्कड़ी नहीं है। यह तो हुआ कि आप एक सीमित जगह पर घूम के आ गए, जबकि आपने यात्रा कितने दूर की 1000 किलोमीटर का आपने कर लिया। 1000 किलोमीटर घूम के आ गए, लेकिन देखा आपने क्या, ताजमहल या कुतुब मीनार। जबकि इस बीच में हर जगह हर कदम पर कुछ ना कुछ देखने लायक है। देखने लायक से मतलब यह नहीं है कि कोई बहुत बड़ी रचना है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कुछ आश्चर्यजनक है, वही देखने लायक नहीं होता है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको हर जगह आश्चर्य मिले, हर कदम पर आपको आश्चर्य मिले। इस पर नेहरू जी ने भी अपने उनका जो बहुत प्रसिद्ध है पिता का पत्र पुत्री के नाम, उसमें उन्होंने चर्चा किया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि पूरी दुनिया जो है वो एक किताब है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो एक पत्थर आपको दिखाई देता है। अगर आप उस पत्थर को गौर से देखेंगे तो आपको कितना दिन लग जाएगा उसको समझने में, कितनी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यह पत्थर ऐसा ही क्यों है, इसमें ऐसी रेखाएं क्यों हैं, इधर से पिचका हुआ क्यों है, इधर से फूला हुआ क्यों है, इसका आकार ऐसा क्यों है, कितने दिन का इरोजन इसने झेला है, कितनी तरह की हवाओं का मार इसने झेला है, कितना पुराना हो सकता है। असंख्य चीज़ें हैं जो आपके जानने के लिए उसमें है, बशर्ते कि आपकी रुचि हो। तो पूरी दुनिया एक किताब है, ऐसा उन्होंने कहा और समझाया कि कैसे ऐसा है। तो उसी तरह से राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि मंजिल के जगह पर यात्रा घुमक्कड़ का उद्देश्य होना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यात्रा कर सकें। कितनी जगहों पर हम पहुँचे वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने कितनी यात्राएं की, कितना दूर हम गए और कितनी चीज़ों को हमने देख लिया उस बीच में, कितनी चीज़ों के बारे में हम जान पाए, कितनी तरह की संस्कृतियों से हम परिचित हुए, कितने तरह के रहन सहन को देखा हमने, कितने प्रकार के लोगों को देखा, उनके रीति रिवाजों को जाना। बहुत सारी चीज़ें हैं। जियोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग है, भौगोलिक स्थितियाँ जो है वह अलग अलग है, हर जगह की बोली अलग है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं उससे अलग है। तो यात्रा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि यात्रा की मंजिल। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन
एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। उनको इतनी भाषाओं की जानकारी कैसे हुई? घर बैठे बैठे तो हुई नहीं, उन्होंने इतने सारे कोर्स तो किए नहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाकर। उनको जानकारी होने के प्रति जो उन भाषाओं के प्रति जो रुचि जगी होगी, वैसे किसी आदमी से मिलते हैं जब आप, तो आप सोचते हैं यह जो बोल रहा है वो मुझे भी आना चाहिए, मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ। तब आपकी उसमें रुचि होगी और आप उसको सीखने का सोर्स ढूंढेंगे, साधन ढूंढेंगे और आप उसको सीखेंगे, तो आप उस भाषा के जानकार हो जाएंगे या किसी भी तरह की कला के, किसी भी तरह की जानकारी। तो अज्ञात स्थलों, मनोरंजन और ज्ञान का वर्णन तो होता ही है। अज्ञात स्थलों की जानकारी जिनके बारे में आप नहीं जानते थे, बहुत सारी जगह आपके लिए अज्ञात है, बहुत सारी जगह मेरे लिए अज्ञात है, तो उनकी जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है भाषा और संस्कृति का भी, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। उनके जो यात्रा वृत्तांत है उसमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जहाँ जहाँ वो गए वहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन था, उसके अलावा वहाँ के जनजीवन की सुंदरता, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, उसकी एक सुंदर झांकी, झलक प्रस्तुत की है, जो हम उसको पढ़कर समझ पाते हैं। तो उन्होंने इतनी गहराई से देखा चीज़ों को, इतनी बारीकी से उन्होंने उसका वर्णन किया कि हम उसको समझ पाते हैं। यह जो पाठ है संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। यह जो हम यात्रा वृत्त पढ़ेंगे, यह 1929-30 में इनके द्वारा की गई एक यात्रा के बारे में है, जो उन्होंने नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा की थी। तिब्बत में जो ल्हासा है जगह, राजधानी है वहाँ की, वहाँ जाने के लिए बड़ी ही कठिन रास्ते का चयन इन्होंने किया था, क्योंकि सीधे रास्ते से जाना उस समय अलाउड नहीं था, अनुमति नहीं थी। और जो रास्ता इन्होंने चुना उसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशन थी, जो भौगोलिक स्थिति थी, वह बहुत ही खराब थी। तो फिर भी इन्होंने उसको चुना और किसी तरह वहाँ पहुँचे। अब उस रास्ते में उन्होंने जो चीज़ें देखा, उनको जो चीज़ें महसूस हुई, उनका उन्होंने बड़े ही रुचिकर ढंग से यहाँ वर्णन किया है, जिससे हमें तिब्बती समाज की भी जानकारी उस समय के मिलती है। आज थोड़ा सा पाठ भी कर लेते हैं, जो मूल पाठ है। इसमें आपको बड़े टेढ़े मेढ़े शब्द मिलेंगे, वहाँ के रास्तों की तरह अलग अलग भाषा के जो शब्द होते हैं, हमें लगता है होगा कि ऐसा कैसे हम बोल पाते हैं। जैसे आइसलैंड है, वहाँ बहुत लंबे लंबे शब्द होते हैं, मुझे तो एक भी याद नहीं है, मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लेकिन बड़े 2-2 लाइन का एक शब्द होता है। वहाँ के जो नाम होते हैं, वहाँ के लोग बदलते नहीं हैं उसको। तो इसी तरह से दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। उनके जो शब्द हैं, उनका जो शब्द विन्यास है, उसकी बनावट जो है, वो बड़ी कठिन हमें लग सकती है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे कई बार तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, ये बोला जा सकता है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, जिस रास्ते की बात कर रहे हैं। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। कलिम्पोंग में गया हूँ, कलिम्पोंग ही शायद है वो, सिक्किम में है। तो जब सिलीगुड़ी से आप सिक्किम में आएंगे, वहीं कहीं मिलता है कलिम्पोंग मेरे हिसाब से। ऐसे ही नाम वाले बहुत सारे जगह थे, तो मुझे लगता है कलिम्पोंग ही था वो, सिंगितम कलिम्पोंग था। तो फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। वह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी थी, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। अब ये एक रास्ते की बात कर रहे हैं कि तिब्बत जाने का
नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है वह। दूसरा रास्ता जो फरी कलिम्पोंग का था वह नहीं खुला था। तो नेपाल ही नहीं, पहले की बात कर रहे हैं कि तब नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करते थे। यह सिर्फ व्यापारिक रास्ता ही नहीं था बल्कि सैनिकों के आने जाने का भी रास्ता था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ, जो जैसे आप थाना देखते हैं उसमें जो बैरिकेड वगैरह लगा होता है, वहाँ पास एक छोटा सा घर होता है जिसमें रहते हैं लोग, सैनिक रहते हैं, तो उसी को चौकी बोलते हैं। तो जगह जगह फौजी चौकियाँ और किला जो होता है, घेरा एक होता है जिसके अंदर सुरक्षित रहते हैं लोग, तो उसके लिए उसको घेर दिया जाता है ऊंची दीवारों से, उसको किला बोलते हैं। तो चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन ला करती थी। पलटन सेना को कहते हैं, सेना की जो टुकड़ी होती है, तो कभी चीनी पलटन उसमें रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, अब उसमें नहीं रहती, अब वो रास्ता प्रयोग में नहीं है उतना, तो अब उसमें फौज भी नहीं रहती है और उनके मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। जो किले थे, जो दुर्ग थे, उनके कुछ भागों में किसानों ने अपना कब्जा कर लिया, बसेरा बना लिया, उसमें रहने लगे, तो वह भाग जो है कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, वो वहाँ के घर। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का मतलब छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। तो ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, ये लोग वहाँ चाय पीने के लिए रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जो यात्री थे उस समय जाने वाले, उनके लिए बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन कुछ चीज़ें आराम की थी। क्या थी? वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। अब ये बता रहे हैं वहाँ क्या आराम था। वहाँ जात पात छुआछूत की बात ही नहीं थी। तो आप किसी के घर में जा रहे हैं तो उसके मन में ये आएगा नहीं कि पता नहीं किस जाति का है, किस धर्म का है, इससे मेरा घर भ्रष्ट ना हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरा, वहाँ की औरतें जो थी वो पर्दा नहीं करती थी। पर्दा करने से मतलब यहाँ है कि किसी बाहरी आदमी के सामने नहीं जाना। जैसा कि आप देखते हैं अक्सर घरों में जो बहुएं होती हैं वो घर के अंदर रहती हैं, वो अपने घर के दरवाजे पर भी नहीं जाती हैं, जल्दी किसी विशेष परिस्थिति में ही जाती हैं, किसी फंक्शन वगैरह में ही जाती हैं बाहर, या कहीं जाना हुआ तब जाती हैं। अभी भी ये गांव में बहुत ज़्यादा होता है कि महिलाएं घर में रहती हैं, जो खास करके जो नई बहुएं हैं वो तो घर में ही रहती हैं। तो ये चीज़ वहाँ नहीं था। वहाँ कोई भी किसी के घर में जा सकता था, बशर्ते कि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगा, एकदम फटेहाल भिखमंगा था, उसको लोग नहीं घुसने देते थे, कहीं कुछ चुरा के ना भाग जाए। बात बाकी अगर आप ठीक ठाक कपड़ों में हैं, आप यात्री हैं, बिल्कुल अपरिचित हैं, लेकिन आप घर में घुस सकते हैं। किसी तरह की रोक टोक, लोग बुरा नहीं मानते थे, रोक टोक नहीं करते थे। आप घर के भीतर जा सकते हैं। वहाँ की जो बहू है घर में, या जो उसकी सासू होंगी, उसको आप अपने थैली में से चाय दे सकते हैं, वह उसको पका देती है। अपने यहाँ वाला चाय नहीं था, वहाँ का चाय कैसा था? मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय को चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसको खोटी कहा जाता है, उसमें रख के आपको दे देगी। आप सामग्री दे दीजिए, मक्खन वगैरह मिला के उसको कूट के, एक खल मूसल अपने यहाँ होता है, उसी तरह की किसी चोंगी में उसको, वो थोड़ा पतला सा एक बर्तन होता है जिसमें वैसे ही उसको कूटा जाता है। कूटते कूटते उसको उजला बना दिया जाता है सब मिला के, और आपको वो पका के एक केतली जैसा बर्तन होता है मिट्टी का, उसमें डालकर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। जो घर में एक बैठक होता है, गेस्ट रूम या उस तरह का एक स्पेस तो होता ही है बाहर, सारा जिसको बोलते हैं बरामदे पर, वो जगह अगर रसोई से दूर है और आपको लगता है कि आपने जो दिया है सामग्री, उसमें जो मक्खन है वो आपकी चाय में सब नहीं पड़ेगा, वो जो घर के लोग हैं वो कुछ अपने लिए बचा भी ले सकते हैं, ऐसा अगर आपको लगता है
तो आप सीधा चोंगी उनसे मांग लीजिए, उसमें कूट कर आप उसको मिलाकर सब कुछ ले आइए। चाय का रंग तैयार होने पर फिर नमक और मक्खन डालने की जरूरत, बाकी सामग्री आप वहाँ से कूट के ले आइए और जब वो रंग तैयार हो जाए तो उसमें मक्खन और नमक डाल दीजिए। तो वो आप खुद से कर सकते हैं, इसका लोग वहाँ बुरा नहीं माने। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। वहाँ से जब वो लोग चलने लगे तो एक टैक्स, राहदारी मतलब रास्ते पर चलने का एक टैक्स, चुंगी भी उसको बोलते हैं, बहुत जगहों पर एंट्री के लिए लगता है गाड़ियों का, अभी भी उसका एक रसीद दिया जाता है। तो राहदारी मांगने आया, हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। पहले कहीं उन्होंने कोई रसीद कटवाया था, वो उसको दे दिया राहदारी मांगने वाले को। तो उसी दिन ये लोग शायद पहुंच गए उस वहाँ थोंगला जो जगह था उसके पहले आने वाले अंतिम गांव। जैसे पहाड़ों में दूर दूर होते हैं लोग बसे होते हैं, तो अब ये गांव है, इसके बाद जो शहर आएगा वो थोंगला होगा। तो उस अंतिम जगह वो पहुंच गए जिसके बाद थोंगला आने वाला था। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। सुमति कौन था? तो सुमति इनका एक साथी था जो बौद्ध भिक्षु था, उसको इन्होंने साथ में ले लिया था और इन्होंने भिखमंगे का भेष बनाया हुआ था। सुमति एक बौद्ध पुरोहित जैसा व्यक्ति था जो बोध गया से प्रसाद के रूप में चीज़ें लेकर जाता था और उसके जजमान थे, उनमें वो बांटता था। वो गंडे वगैरह जो देवघर से जैसा लाते हैं आप, गले में पहनने वाला काला काला सूत का, वैसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वो ले जाता था और अपने जजमानों को देता था। लोग उसको पवित्र मानते, जैसे हम पुरोहित को मानते हैं उस तरह का उसका वहाँ पहचान था, तो लोग उसको जानते थे। यही कारण था कि भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी इन लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। अब ये वहीं पर इनको ध्यान में आया तो एक बात बता रहे हैं कि 5 साल के बाद फिर जब हम वहाँ से लौटे थे और जेंटलमैन यानी भद्र पुरुष के वेश में थे, घोड़ों से थे, तब वहाँ किसी ने इनको रहने के लिए जगह नहीं दी थी और ये गांव के एक गरीब झोपड़े में ठहरे थे। जबकि अभी भिखमंगे के वेश में थे, फिर भी इनको अच्छी जगह मिल गई रहने के लिए। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब ये बता रहे हैं कि उस वक्त की जो मनोवृत्ति, मन की जो वृत्ति, यानी जैसा सोचने का तरीका उस वक्त रहा होगा, उसी हिसाब से लोगों जो चीज़ें होती हैं वो घटती है। जैसे जब ये भिखमंगे के रूप में गए, उस समय लोग कैसे सोचते थे, कैसे दूसरों को देखते थे, उसके आधार पर सुमति की इज्जत थी, तो उसके आधार पर इनको अच्छा जगह मिल गया। जब ये 5 साल बाद आए, उस समय क्या हो गया था? तो शाम के वक्त लोग छंग एक भांग टाइप का मादक द्रव्य होता है वहाँ के लिए, वो पीकर लोग बेहोशी की स्थिति, मतलब नशे में रहते थे। तो वो बहुत फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या है, अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, इस तरह की बातों पर ज़्यादा गौर लोग नहीं करते थे, इसलिए इनको जगह नहीं मिल पाई। अब हमें सबसे निकट डाँड़ा थोंगला पार करना था। डाँड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं। डाँड़ा आप आरी जैसा चीज मान सकते हैं, जो पतला सा पहाड़ की चोटी जैसा चीज हो, जिसको इधर से आपको चढ़ना है और उधर उतरना है। एक पतला सा चोटी मान लीजिए उसको, लेकिन वो लंबा। तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, प्लेट्यू है, उसको विश्व का छत भी कहा जाता है। तो वहाँ बहुत ऊंची ऊंची जगह हैं। मतलब हमारे यहाँ जैसे पहाड़ियाँ यहाँ तो खैर है ही नहीं, आप इधर उधर जब जाते हैं देवघर वगैरह तो जो देखते हैं वो कुछ नहीं है, वो भी पठार का ही अंश है, लेकिन उसकी ऊंचाई बिल्कुल कम है तिब्बत के साथ है। तिब्बत में बहुत ऊंचाई है पठार की, मतलब पहाड़ जैसा ही आपको महसूस होगा। और हिमालय भी है उधर बगल में, बहुत दूर नहीं है वहाँ से। तो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई,
मतलब वहाँ बर्फ़ जमा मिलेगा 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर। तो उतनी ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ, उतनी ऊंचाई पर कौन बसेगा, वहाँ तो हमेशा बर्फ़ रहेगा, तो दोनों तरफ कोई गांव नहीं दिखाई देता है। गांव गिराव का मतलब गांव वगैरह नहीं दिखाई देता है। मीलों तक नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोणों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता है। घुमाव वाला रास्ता होता है उसमें, पहाड़ों पर जब हम चलते हैं तो उसमें आपको बहुत दूर तक कुछ दिखेगा नहीं। आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से थोड़ी दूर दिखेगा, फिर जब वहाँ से घूमेंगे तब उसके आगे का थोड़ा दूर आपको दिखाई देगा। पहाड़ी रास्ते जैसे होते हैं, और उसमें जो कोना पहाड़ का निकला होता है तो और नहीं दिखाई देता है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि कोई पहले से तो देख नहीं पाता है कि आगे डाकू है, कोई खड़ा है, कोई रोक सकता है, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है, तो उनके लिए यह मुफीद जगह है, सही जगह है। तिब्बत के में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए भी कोई परवाह नहीं करता। अगर आप किसी गांव में किसी का मर्डर हो जाता है, खून हो जाता है, हत्या हो जाती है, तब तो खूनी पकड़ा भी जा सकता है, उसको सजा मिल सकती है। लेकिन इन निर्जन जगहों, निर्जन मतलब जहाँ कोई आदमी नहीं, बिना जन के, यानी सुनसान जगह, तो वहाँ कोई मर भी गया तो उस पर रास्ता चलने वाला तो कोई ध्यान देगा नहीं, पता नहीं कितनी दूर का वो आदमी होगा, कौन उसको पहचानेगा, तो कहाँ खोजने जाएंगे। तो जो राहगीर होते हैं वो निकल जाते हैं, वो बहुत उस पर ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए डाकुओं के लिए वह सही जगह का लेखक ने। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। सरकार अपने गुप्तचर विभाग जो होता है उसका उस पर और पुलिस पर ज़्यादा खर्च नहीं करती, वहाँ की उस समय नहीं करती थी। और दूसरा कि अगर कोई वैसा पकड़ा भी जाता तो गवाही देने वाला कौन होता, कानून के अनुसार गवाह भी चाहिए कि इसको मैंने मारते हुए देखा, तो उस सुनसान जगह में कौन गवाही देता, वो बोलता नहीं मैंने नहीं मारा, वो पहले से मरा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में उसको सजा देना बड़ा मुश्किल काम था। तो डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डकैत जो वहाँ के थे वो क्या करते थे कि पहले अगर आदमी दिखा, कोई राहगीर आता हुआ, पहले उसको मार दिया, दूर से ही गोली मार दी, वो मर गया, तब जाके उसका सर्च किया कि इसके पास कुछ पैसे हैं कि नहीं। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि वहाँ हथियारों का कानून नहीं था। जैसा आप अमेरिका वगैरह के बारे में सुनते हैं कि किसी ने एक जगह गोली चला दी, बहुत सारे लोग मर गए। ऐसा क्यों होता है कि वहाँ लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी जाके बाजार से एक बंदूक खरीद के अपने लिए रख सकता है। तो उसी तरह तिब्बत में था, लोग जैसे लाठी लेके चलते हैं कुत्ता भगाने के लिए या कुछ वैसा आ जाए तो, वैसे वहाँ बंदूक पिस्तौल लेके लोग घूमते थे। अब डाकू अगर सामने आ जाए तो उसके निकालने से पहले अगर आदमी जिसको वो लूटना चाहता है उसने निकाल कर उसको मार दिया, तो इस डर से डाकू छुपकर पहले गोली मार देते थे कि इसके पास हथियार हो सकता है और यह पहले मुझे मार सकता है। तो अपनी जान बचाने के चक्कर में वो पहले निर्दोष आदमी को मार देते थे, भले उसके पास एक पैसा ना निकले, उसके पास हथियार भी ना हो, लेकिन उतना पूछने कौन जाएगा, चेक करने का समय कहाँ है। तो वो सीधा पहले मार देते थे, फिर जा करके देखते थे कि इसके पास पैसा वगैरह है कि नहीं, तो फिर उनके खुद के मरने का डर होता था। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। अब वहाँ चर्चा हो रही थी कि पिछले साल खून हो गया था, वहाँ डाकुओं ने मार दिया। तो ये लोग उससे नहीं घबरा रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि हम तो भिखमंगे के बेस में, हमको देख के डाकू दूर से मारेंगे नहीं, समझेंगे इनके पास क्या मिलेगा। अगर कोई वैसी सूरत दिखती, वैसी शकल सूरत वाला आदमी दिखता जो डाकू हो सकता है, तो ये लोग उसके सामने टोपी उतार कर उससे भीख मांगने लगते, गिड़गिड़ाने लगते भिखारी की तरह, तो वो कुछ करता नहीं था। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम न था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चले चलेंगे।
अब जो इनका रास्ता था वो बहुत कठिन था, उसमें ऊंची चढ़ाई थी, तो इन लोगों को दिक्कत होती सामान लेकर पीठ पर चलने में। तो इन लोगों ने क्या किया कि सुमति से कहा कि अगला जो जगह है लंकोर, वहाँ तक के लिए 2 घोड़े भाड़े पर ले लो, हम लोग उस पर सामान भी रख लेंगे और खुद उस पर चढ़ के भी चलेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल फिर इससे आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे। तब तक आप इसको एक बार खुद से पढ़िएगा, 1 बार 2 बार जितना बार में आप समझ पाएँ उसको पढ़िए। मज़ेदार यात्रा वृत्तांत है, आपको अच्छा लगेगा पढ़कर। और दूसरा, आपको जब मैं समझाऊंगा तो समझने में भी आसानी होगी। जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ पीछे दिया हुआ है, उसको भी याद करेंगे, तब पाठ समझने में आपको आसानी होगी। अपने आप भी अगर कोई ऐसा शब्द लगे जो जिसका मतलब नहीं पता हो तो आप पूछिएगा मुझसे, तो मैं उसको बता दूँगा। चलिए आज यहीं रखते हैं, धन्यवाद।